फुर की शुरू वहीं से होती है जहाँ पार्ट थर्ड खत्म हो गया था। मतलब यहाँ पर जून सारी बात संभाल लेता है एंड वो सुविन को भी चुप करा देता है, ना बंद करो और मैं सबको सेटल डाउन कर दूंगा, अब तुम चैंगी को भूलने की कोशिश भी करने लगो। यही पे चैंगी की शक्ल तो भाई देखने लायक थी। उसकी शक्ल ऐसे बन गई थी जैसे बेचारा बहुत ही ज्यादा दुखी हो। शायद उसे भी थोड़ा बुरा फील हो रहा था क्योंकि उसने सुविन की फीलिंग्स को हर्ट जो कर दिया था। और इसके बाद जून सोबिन को उसके डॉम तक छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर सोबिन उससे कहती है कि अगर जून ने उसे राइट टाइम पे फ़ोन नहीं किया होता तो वो तो बीच में ही फंस जाती है, वो कहीं भी नहीं जा पाती। तभी जून कहता है कि हाँ, वो उसे अभी नहीं बताता कि ये सब उसकी सोची समझी प्लानिंग थी, उसे बुलाना एंड टाइम पर फ़ोन भी करना। इसके बाद सोबिन जून को बहुत ही अच्छे से थैंक यू बोलती है और वो कहती है कि हाँ, वो अब कभी नहीं रोएगी। जून कहता है कि हाँ, तुम जिंदगी में आगे बढ़ो एंड चैंगी को भूलने लगो। इसी के साथ यहाँ पर ये दोनों काफ़ी खुशी खुशी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम मीजू को देखते हैं जो कि उसी स्टोर पर जाती है जहाँ पर उसने पहले सोयून को देखा था। उसका पूरा पर्पस सोयून से मिलने का ही था। इसके बाद वो बड़े एक्साइटमेंट में स्टोर में एंटर करती है और यहाँ पर वो ड्रिंक खरीदती है और इसके बाद वो देखती है कि इस बार कोई और ही होता है एंड सोयून वहाँ पर नहीं था। अब उसकी शक्ल बिल्कुल जले हुए टमाटर की तरह बन जाती है क्योंकि उसे तो भाई सोयून चाहिए था लेकिन उसकी जगह पे कोई और ही बंदा था। मीजू वहाँ से दुखी होकर चली जाती है क्योंकि उसे सोयून तो मिला ही नहीं। इसके बाद सोयून को देखते हैं जिसके बाद उसका एक फ्रेंड उसके पास आता है और वो कहता है कि सोयून ने उसे पहचाना। तभी सोयून कहता है कि उसे ढंग से याद तो नहीं है लेकिन शायद वो दोनों पहले फ्रेंड्स थे। इसके बाद वो सोयून को एक जॉब ऑफर करता है। इसके लिए सोयून को काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे एंड उसे ज्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना था। नौकरी देने वाले थे वो एक बताते हैं कि आपको ये नौकरी किसी की डिमांड पर मिली है। सोयून को यहाँ पे पता चलता है कि ये सारा काम यंगरांग का था, जिसके बाद वो इस बार जॉब को मना कर देता है। इसके बाद हम सोयून को देखते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा था और उसके बाद हम उसकी शक्ल ही देख सकते हैं कि उसकी शक्ल कितनी ज्यादा थकी हुई है एंड उसकी बॉडी भी उसका साथ नहीं दे रही। इसके बाद यंगरांग बिना शूज के दौड़ते हुए इसके पास आती है क्योंकि उसे जैसे ही पता चलता है कि सोयून उस जॉब को मना कर चला गया और वो उसे कहती है कि वो उसे अपना फ्रेंड समझती है इसलिए वो चाहती है कि वो उसकी हेल्प करे। तभी सोयून कहता है कि उसे सब करने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर यंगरांग कहती है कि वो चाहती है कि सोयून को थोड़ा टाइम मिले ताकि वो खुद की हालत सुधार सके। वो नहीं चाहती कि वो 24 घंटे एकदम स्लेव की तरह काम करता रहे। तभी सोयून कहता है कि वो जो भी करे ये वो एकदम सही है लेकिन उसे ऐसी कोई भी जॉब नहीं चाहिए जो कि उसे किसी एहसान से मिले क्योंकि वो एहसानों को चुकाने में अच्छा नहीं है एंड वो नहीं चाहता कि वो इन एहसानों की तरह चला जाए, ये काफ़ी बड़े हो जाए। इसके बाद वो यंगरांग को थैंक यू बोलता है एंड उसके कंधे पर हाथ रखकर वहाँ से चला जाता है। बाद हम ड्रामा में सोयून के भाई को देखते हैं जिसका नाम है गोयून एंड आज उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। तभी सोयून उसे फ़ोन करता है। वो कहता है कि तुम आज 15 मिनट लेट कैसे हो गए कॉलेज के लिए एंड पहला दिन है, तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी क्लास में पहुंचना चाहिए। तभी गोयून सोचता है कि अभी तो सोयून को आने में टाइम है तो क्यों ना वो आसपास देख ही लेगी आखिर इस यूनिवर्सिटी में है क्या। इसके बाद वो आसपास देखने लगता है। तभी उसकी नज़र जाती है मीजू पर और मीजू को फर्स्ट नज़र देखते ही उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और तभी वो यहाँ पर मीजू के पास जाने की कोशिश भी करता है लेकिन उसके बाद उसके साथ जो होता है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था। वो वहीं पर गिर जाता है एंड इस शर्मनाक हरकत को छुपाने के लिए उसे कोई आइडिया नहीं मिलता। इसके बाद वो पुशअप्स करने लगता है। तभी सारी लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं लेकिन वो यहाँ पर पुशअप्स करना बंद ही नहीं करता एंड ये काफ़ी देर तक चलता ही रहता है। और यहीं पे हम सोयून को देखते हैं जो कि कॉलेज में एंट्री करता है और आज उसने बिल्कुल जून की तरह ही कपड़े पहने होते हैं। तभी जून कहता है कि क्या तुम मुझे कॉपी कर रहे हो। तभी सोयून को ये सहन नहीं होता। इसके बाद वो अपनी शर्ट बाहर से उतार देता है। तभी जून कहता है कि ठीक है अपना पैंट भी बाहर निकाल दो, कॉलेज में जाओ तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तभी सोयून कहता है कि फालतू की बातें करना बंद कर दो। तभी जून फिर से सोयून का पीछा करने लगता है। वो कहता है कि वो एक लंच पर उसे इनवाइट करे। अगर वो उसके साथ लंच पर नहीं आना चाहता तो वो चाहता है कि सोयून उसे इनवाइट करे, मतलब कोई ना कोई बहाना करके उसे सोयून के साथ लंच तो करना ही था। तभी सोयून उसे मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो अपने भाई को ऐसी हरकतें करते हुए देखता है तो उसके पास वो वहाँ पर जाता है और उसके बाद उसे सर पर एक फटकार लगाता है। वो कहता है कि ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, फालतू की हरकतें करना बंद कर दो, यहाँ पर कोई भी लड़की तो उसे नहीं पढ़ने वाली। वहीं पे मीजू जब सोयून को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो सोयून से बात करने की कोशिश करती है जबकि वो यहाँ पर गोयून को टाइम से कोई भी भाव नहीं दे रही थी। तभी सोयून उसे भाव नहीं देता, वहाँ से अपने भाई को लेकर चला जाता है और वो मीजू से ऐसे बात करता है जैसे उसे पहले कभी देखा भी नहीं है। इसके बाद गोयून जब जून से मिलता है तो ये दोनों बड़ी जल्दी काफी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं क्योंकि गोयून तो वैसे ही भाई बड़बोलक है, बिल्कुल जून की तरह। वो जून से काफी बातें करता है और जून को भी लगता है कि भाई सोयून का भाई तो उसके बिल्कुल अलग है और ये कितनी अच्छे से बात कर लेता है। बाद गोयून उसे अपने साथ लंच पर इन्वाइट कर ही लेता है। जब गोयून ने जून को इन्वाइट कर लिया तो सोयून मना भी नहीं कर सकता। इसके बाद ये सभी लंच करने के लिए जाते हैं जहाँ पर जून पेमेंट करने लगता है लेकिन सोयून उसे रोक लेता है। वो कहता है कि ठीक है आज वो इसके लिए पैसे
पैसे देगा। इसके बाद जून की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि उससे एक तरह से सोयून ने लंच में इनवाइट किया है, उसे इससे ज़्यादा चाहिए भी क्या था। उसके बाद ये सभी लंच ही कर रहे होते हैं, लेकिन सोयून ढंग से खाता ही नहीं है, अपना सारा खाना अपने छोटे भाई के प्लेट पर रख देता है। उसके बाद भी संभालने लगता है। वो कहता है कि इनको कॉम ढंग से क्या करो एंड अपना ख्याल भी रखा करो। फिर जून को ये सब देखकर थोड़ी जेलसी फील होती है। वो सोचता है कि काश उसके पास भी ऐसा कोई भाई होता, लेकिन उसके पास तो ऐसा कोई है ही नहीं जो कि उसे समझाए कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अपनी फैमिली के बारे में सोचता है कि उसकी मॉम ने तो उसके सिर पर हाथ फेरा था, वो भी किसके लिए, कि उसकी बिग निकाल पाए। और यहाँ पे सोयून बिल्कुल कम ही खाना खाता है, मतलब बिल्कुल खाता ही नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी गोयून यहाँ पे जून की वॉच को देखता है। वो कहता है कि तुम्हारी वॉच काफी अच्छी लग रही है। तभी जून कहता है कि क्या तुम्हें पसंद है, और इसी के साथ वो गोयून को अपनी वॉच भी दे देता है, जो कि अभी तक सोयून को नहीं पता था। उसके बाद हम सभी को देखते हैं जो कि भाई अपनी टीम प्रोजेक्ट के लिए बात करने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों के सीनियर की नज़र तो बस हाईजी पे थी, लेकिन हाईजी उन्हें बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती और वो तो बस हमारे जून को देखी जा रही थी, लेकिन जून उसे नोटिस नहीं करता। मतलब जो जिसे नोटिस करता है वो उसे भाव ही नहीं देता। ये इस ड्रामा की बिल्कुल खासियत ही है। और उसके बाद जी हमारी सोयून से कहती है कि उसने सोयून को काफ़ी सारी रिसर्च भेजी थी जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तभी सोयून कहता है कि हाँ, उसमें बहुत सारी ग्रामर मिस्टेक्स हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को ख़राब करेंगी, एंड उसे नहीं लगता कि ये तुमने रिसर्च की थी वो किसी भी प्रॉफिट की तरफ जाएगी। तभी हाईजी को बुरा लग जाता है कि उसने इतनी सारी मेहनत की और सोयून ने उसे अप्रिशिएट तक नहीं किया। पर जो दो सीनियर्स रहते हैं उन्हें तो वैसे ही सोयून पसंद नहीं था, एंड उसका इतना एरोगेंट बिहेवियर देखकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सोयून ये भी कह देता है कि तुम दोनों अपने हिस्से का रिसर्च कब करोगे। उसके बाद दो सीनियर्स उठकर चले जाते हैं और इस ग्रुप को छोड़ रहे हैं, अपना काम वो खुद ही कर लेंगे। इसके साथ हाईजी भी उठकर चली जाती है, क्योंकि उसे सोयून का जो बिहेवियर है बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी जून भी उठने के लिए होता है, लेकिन वो सोयून को छोड़कर जाता नहीं है। इसके बाद सोयून उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं गए। तभी जून कहता है कि वो सोयून का अकेला नहीं छोड़ने वाला। जून सोयून से कहता है कि हाँ, वो अपने हिस्से की रिसर्च खुद कर लेगा। तभी सोयून कहता है कि वो तो वैसे ही अभी अभी कॉलेज में आया, तो उसे जून से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसके बाद जून यहाँ पर अपने डैड को कॉल करता है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनसे कोई इन्फॉर्मेशन ले सके। इसके बाद उसे अपने डैड से बात करने के लिए काफ़ी सारा कुछ अपनी कॉपी पर लिखना पड़ता है कि आखिर वो क्या क्या सेंटेंस अपने डैड से बोलेगा। मतलब डैड से बात करने के लिए इतनी सारी तैयारियाँ। और जब अपने डैड के ऑफिस में कॉल करता है तो यहाँ पर असिस्टेंट कॉल उठाती है। जून यहाँ पर उनसे कुछ बातें पूछने लगता है जो कि उसके प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है। तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं और उनसे मना करते हैं कि ये सारी जानकारी वो किसे देनी है। तो ये उनसे कहती है कि उनका सन है वो ये सब पूछ रहा है। तभी डैड इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो इसलिए खुश थे क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि उनका बड़ा बेटा यहाँ पर, मतलब हमारे जून का बड़ा भाई, उन्हें कॉल कर रहा है। लेकिन दरअसल जब उन्हें पता चलता है कि ये कॉल जून का है तो वो गुस्सा हो जाते हैं और बाद उनका चिल्लाना स्टार्ट हो जाता है। एंड इतना सुनकर ही जून फोन रख देता है, और उसे पहले तो लगा था शायद उसके डैड का मूड बदल गया है। तभी हम सुबिन को देखते हैं। रिसर्च की थी, सुबिन उस कॉन्टेस्ट को जीत गई। एक बंदा होता है जिसने सुबिन को इस आइडिया के बारे में बताया था, और जब यहाँ पर प्रोफेसर एंट्री मारती है तो प्रोफेसर कह देता है कि ये आइडिया तो उसी का था, उसकी वजह से ही सुबिन जीती है। एंड जब इस बंदे को सारा क्रेडिट है खुद ही लेना था, ऐसे दिखावे के लिए सुबिन की मदद क्यों की थी। और उसके बाद जो प्रोफेसर हैं वो उस बंदे को अपने असिस्टेंट के तौर पर चूज कर लेती हैं, ना कि सुबिन को। अपनी सीनियर्स को देखते हैं जो कि जान करने के लिए पहुंच जाते हैं, और इसके बाद एक के बाद एक यहाँ पर जो ड्रिंक्स हैं उनको तोड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, उनके पैसे दे देंगे, क्योंकि सोई उन्होंने अभी मना नहीं कर सकता क्योंकि वो कस्टमर हैं। इसके बाद जब वो दूसरी बोतल तोड़ने वाले हैं तभी यहाँ पर एंट्री होती है यंगरांग की। इसके बाद उस बोतल को पकड़ लेती है। इसके बाद यंगरांग का स्वैग दिखाना स्टार्ट होता है, और वो इन सीनियर्स को काफ़ी मार कूट कर सही कर देती है। और यहाँ पर बाकी के जो बच्चे लोग भी आ सकते हैं जो कि हमारे यंगरान के फ्रेंड्स हैं, जो कि इन सीनियर्स को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी फ्रेंड्स को हाथ लगाने की कोशिश भी कैसे की। इसके बाद सीनियर कुछ भी नहीं कर पाते और वहीं पर बैठे रह जाते हैं। और जब सोयून घर जाता है तो अपने भाई को देखता है कि उसके आज रंग ढंग कुछ अलग ही थे। इसके बाद वो एक लिफाफे को देखता है, इसमें काफ़ी सारे पैसे थे। और जब सोयून उसे पूछता है कि ये सभी कहाँ से आए, तभी यहाँ पर गोयून कहता है कि किसी चीज़ को बेच कर लाए जो कि किसी के काम की नहीं थी, एंड उसने फ्री में ही उसे दे दिया था। सोयून उसे पूछता है कि ढंग से बताओ एंड ये पैसे आए कहाँ से हैं। तब गोयून उसे बताता है कि जून के पास एक वॉच थी, ज़रूरत उसे नहीं थी, एंड जब उसने उससे कहा तो जून ने उसे आराम से उसे दे दिया था, तो इसमें उसकी गलती तो नहीं है। इसके बाद सोयून उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। गुस्सा तो होना ही चाहिए था क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो इतने सालों से और हमेशा से बचाते आया है, और वो कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लेता। इस हरकत को देखकर तो उसे बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल फील होता है, एंड इससे ज़्यादा बुरी बात तो सोयून के लिए कभी हो ही नहीं सकती।
तभी वो जून को कॉल करता है और जून तो यही सोचकर खुश था कि उसे सोयून ने पहली बार कॉल किया है। तभी सोयून उसे बाहर बुलाता है और वो जून से सॉरी बोलता है और वो कहता है कि वो अपने भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा है कि उसने उसे वॉच ले ली। तभी जून कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसे पसंद थी तो उसने ऐसे ही कैजुअली दे दी थी, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तभी सोयून उसे कहता है कि अभी कुछ पैसे उसने उड़ा दिए हैं लेकिन वो भी उसे वापस कर देगा। तभी जून कहता है कि उसे पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, बस उसके लिए एक फेवर कर दे उसे। सोयून के पास भी इतने पैसे नहीं थे को जल्दी चुका पाए। इसके बाद उसे जून की बात माननी पड़ती है। जून उसे बस एक छोटी सी बात मांगता है कि जब भी वो उसे कॉल करे बस उसका कॉल उठा लिया करो यार। ये सुनकर तो सोयून को लगता है कि बस इतनी सी बात, और जून इतना ही कहकर वहां से चला जाता है। और यहाँ पर चैन की सुबिन को अप्रोच करता है और वो कहता है कि तुम उस दिन वहाँ से क्यों चली गई थी और क्या तुम दोनों सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। एंड उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों सच में रिलेशनशिप में। सुबिन उसे यकीन दिलाने के लिए पूरी कोशिश करती है और यहाँ पर चैन की जब सुबिन को ढंग से अप्रोच करता है वो कहता है कि तुम मुझे सही से बताओ। तभी सुबिन की आंखों में देखकर उसे लग जाता है कि सुबिन सच बोल रही है और जब उसका हाथ नोटिस करता है तो उसमें उसकी बचपन की ब्रेसलेट नहीं होती। तभी चैन की कहता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो। तभी सुबिन कहती है कि हाँ बिल्कुल। तभी चैन की कहता है कि तुम्हें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि जून को पता था कि उस दिन उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली है, उसने फुल ऑन पर्पस तुम्हें वहां पर बुलाया था। तभी सुबिन कहती है कि हाँ तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इनका पता नहीं चलता तो हमेशा की तरह ऐसे ही फुल बनी रहती। इसके बाद वो चैनगी को वहां पर छोड़कर चली जाती है लेकिन उसे ये बात थोड़ी खटक रही थी, जून ने उसे फुल ऑन पर्पस बुलाया था। इसके बाद वो जून को मिलने के लिए बुलाती है। तभी वो जून से ये बात कहती है क्या उसने उस दिन उसे जानबूझकर बुलाया था। तभी जून उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बिन हमेशा की तरह ऐसे ही बेकार में किसी के भी पीछे घूमती रहे जबकि उसे सारी सच्चाई पता ही हो। तभी सुबिन को ये बुरा लगता है कि क्या तुम उसका मजाक उड़ाना चाहते थे और उसे ऐसे रोता हुआ देखकर क्या उसे अच्छा फील हुआ। तभी जून कहता है कि नहीं, वो बस सच्चाई बताना चाहता था। तभी सुबिन कहती है कि वो क्या था जब तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा यूज करूँ उसे जेलस कराने के लिए। तभी जून उससे कहता है और उसने उसे तो दुखी किया था तो उसे खुश कराने के तो करना ही था, इसीलिए उसने ये सब कहा था। तभी सुबिन को ये बात और भी ज्यादा बुरी लगती है और वो कहती है कि आज से हम दोनों फ्रेंड्स भी नहीं है, बस हम दोनों एक टीममेट ही। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं लेकिन दोनों को ही काफी बुरा फील होता है क्योंकि सुबिन भी जून को काफी पसंद करती है। यहाँ पर जून भी काफी ज्यादा दुखी होता है। उसके बाद उसे हाईजी का कॉल आता है जो कि उसे पब में बुलाती है। इसके बाद जून तो यहाँ पर खुश होने का प्रिटेंड करता है लेकिन उसका मूड तो वैसे ही खराब था। हाईजी उसे काफी चिपकने की कोशिश करती है लेकिन जून उसे काफी दूरी बनाता है। एंड इसके बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तो सोइन को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने किसी को हर्ट कर दिया है तो अब वो उसके लिए क्या करे। तब तुम्हें वो चीज करनी होगी जो तुम कर सकते हो, मतलब उसे तुम्हें अच्छे से उसे सॉरी भी बोलना है जो कि तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर उसे मनाना है तो ये तुम्हें करना ही होगा। जिसके बाद जून भागता है हमारी सुबिन से मिलने के लिए और यहाँ पर सुबिन भी काफी दुखी मूड में थी और यहीं पे मीजू को देखते हैं तो वो तो फुल ऑन हमारे यंगरान की स्लेवी बन गई थी और अभी भी वो उसके पैर ही दबा रही थी। जून जाकर सुबिन की खिड़की पर चिल्लाने लगता है वो तभी यंगरान और मीजू कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, देखो ये तुम्हारे लिए चिल्ला रहा है। जिसके बाद सुबिन उनका हाथ पकड़कर वो उसे वहां से ले जाने लगती है और वो कहती है कि यहाँ पर चिल्लाना बंद करो। बाद जून उससे सॉरी बोलता है और वो कहता है कि अब वो सॉरी फील कर रहा है, वो नहीं चाहता कि वो सुबिन को दोबारा खो दे और वो कहता है कि सुबिन उसे बस एक और मौका दे, इसके बाद वो सब कुछ ठीक कर देगा। सुबिन इसके लिए थोड़ी हिचकिचाती है और वो कहती है कि अचानक से इसे क्या हो गया। जून उसे अच्छे से बात करता है और कहता है कि वो इसके लिए पूरी कोशिश करेगा कि वो सुबिन को बात से निराश ना करे। इसके बाद सुबिन बस खड़ी रह जाती है एंड इतना कहकर ही जून वहां से भाग जाता है। अभी हम सोइन को देखते हैं जो कि इतने काम करने की वजह से उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब जून सोइन को कॉल करता है तो उसे हॉस्पिटल की नर्स से पता चलता है कि सोइन तो हॉस्पिटल में। जिसके बाद जून भागता है सीधा सोइन से मिलने के लिए। जब सोइन को होश हो जाता है तो वो सीधा जून को ही देखता है। जून ने अभी तक उसकी फैमिली को नहीं बताया था। जून कहता है कि तुम बेहोश इसलिए हुए थे क्योंकि तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया था एंड बहुत दिनों से तुमने रेस्ट भी नहीं किया, तो अभी तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। उसकी फैमिली में किसी को भी नहीं बताया कि वो हॉस्पिटल में। तभी सोइन कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर बेहोश हूँ। कि उसने उसे कॉल लगाया था एंड वो कॉल यहाँ की नर्स ने उठाया था। तभी सोइन कहता है कि उसने उसे कॉल क्यों लगाया था, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तभी जून कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो उसे फ्रेंड तो समझता ही है और अब वो वही करेगा जो कि उसे अच्छा लगता है। करो जो तुम कर सकते हो। एंड इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना जल्दी से जाकर। तो बाय बाय, टेक केयर।